सुधा रक्षाबंधन पर मायके आई हुई थी। वैसे तो उसका कोई मन नहीं था मायके आने का, लेकिन उसकी सास ने जोर डाला कि तेरा पहला रक्षाबंधन है, तू मायके नहीं जा रही तो वह अपनी सास से क्या बोलती, इसीलिए चुपचाप मायके आ गई थी। मायके में सुधा की भाभी को सुधा की माँ ने बिल्कुल दुल्हन बना रखा था। सुधा की भाभी जेवरों से ऊपर से नीचे तक लदी हुई थी और काफी भारी जेवर पहन रखे थे, जिसे सुधा देख रही थी और हैरान हो रही थी। सुधा की माँ ने सुधा को देखा और कहा, इस तरह से क्या देख रही है? क्या अपनी भाभी को नजर लगाएगी? क्या तुझे जलन हो रही है अपनी भाभी के जेवर देखकर कि तेरे पास इतने जेवर नहीं हैं? यह तो सब नसीबों की बात होती है। तेरी भाभी को इस घर में आना था, यह उसका नसीब था और उसे इतने जेवर मिलने थे और मेरी बहू बनना था। मेरे खानदान का वारिस उसने पैदा किया है तो उसका तो हक बनता है। अब तेरा क्या नसीब है वह तो तू जाने और तेरी सास जाने। सुधा को अपनी माँ की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है, वह भी अपनी सगी बेटी को? लेकिन सुधा ने तो यह सब बचपन से ही देखा था। उसकी माँ के लिए बेटी के लिए कोई मायने नहीं थे। उसके खानदान में यही सब कुछ चलता था कि बहू ही सब कुछ है, बेटियां तो बस इस घर से लेकर दूसरे घर चली जाएगी। इसीलिए बेटे बहू की ही उसके घर में सब कुछ माने जाते थे। बेटियों का कोई अस्तित्व नहीं था। सुधा की दादी ने भी शुरू से यही किया था। सुधा की बुआ का कोई मूल्य नहीं था। सुधा की दादी के लिए बस सुधा के माता पिता मायने रखते थे और सुधा के माता पिता ने भी अपने खानदान की इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ाया था। बचपन से ही सुधा को माँ बाप का कोई खास प्यार नहीं मिला था, न ही कोई सुविधा मिली जैसे कि उसके भाई को मिलती थी। बस उसके माँ बाप उसे पाल पोस रहे थे, यह सोचकर कि इसे तो दूसरे घर भेजना है, इसके ऊपर क्या खर्च करना। सुधा की भाभी जब आई थी तो सुधा को लगा था कि भाभी उसकी दोस्त बनकर रहेगी, लेकिन भाभी ने अपने ससुराल का माहौल देखते ही भांप लिया था और उसने भी सुधा की तौहीन करनी शुरू कर दी। उसे समझ में आ गया था कि इस घर में सुधा की कोई कीमत नहीं है और उसके ससुर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू के बारे में ही सोचेंगे। सुधा को मायके में कभी कोई सुख नहीं मिला था और न ही कोई संपत्ति। बहुत ही कम पैसों में सुधा की शादी उसके माँ बाप ने कर दी थी। सुधा को एक नज़र में देखते ही सुधा की सास ने पसंद कर लिया था। किसी शादी में उन्होंने सुधा को देखा था और सुधा के लिए रिश्ता भिजवा दिया था। जब सुधा के माँ बाप ने देखा कि सुधा के लिए खुद लड़के वालों की तरफ से रिश्ता आया है तो उन्हें लगा कि अब तो सुधा लड़के वालों को पसंद है, तो हम इसकी शादी में फालतू के पैसे खर्च क्यों करें। और उन्होंने सोचा चलो इसकी खूबसूरती तो किसी काम तो आई और उन्होंने बहुत ही कम पैसों में सुधा को ब्याह कर ससुराल भेज दिया। सुधा की सास को तो बस सुधा चाहिए थी और उसकी अपनी बहू के रूप में सुधा विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। सुधा को उसके ससुराल में बहुत प्यार और सम्मान मिला था, लेकिन सुधा ने आज तक अपने ससुराल में यह नहीं बताया था कि मायके में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है और उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके मायके में बेटियों की कोई कीमत नहीं होती। यदि वह अपने ससुराल में अपने मायके की बुराई करेगी तो ससुराल में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और फिर उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। बस यही सोचकर वह कभी भी अपने मायके की बुराइयां अपने ससुराल में नहीं करती थी। सुधा के ससुराल का माहौल बहुत ही अच्छा था। सुधा की भी एक ननद थी जो शादीशुदा थी, लेकिन सुधा के ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाए। सुधा की ननद का सुधा के ससुराल में बहुत मान था और उसके अपने माँ बाप भाई अब तो सुधा भी मानती थी और उसे काफी कुछ देकर सुधा की सास ने विदा किया था। जब कभी भी उसकी ननद मायके आती तो उसके सास ससुर उसे विदा करते वक्त बहुत कुछ देते थे। बहुत मान था सुधा के ससुराल में बेटियों का, जो कि उसके मायके में बिल्कुल नहीं था। सुधा की माँ ने आज जब सुधा को ताना मारा कि वह अपनी भाभी के जेवरों को देखकर जल रही है, तो सुधा की आंखों से आंसू छलक आए थे कि कैसी माँ है उसकी, कितनी बदनसीब है वह माँ बाप और भाई के मामले में। तभी सुधा का फोन बजा। उसकी सास का फोन था। उसने कहा, बेटा अगर तूने राखी बांध ली हो तो जल्दी से आ जाओ, तेरी ननद तेरा इंतजार कर रही है, यहाँ भी तो राखी बंधवानी है ना। सुधा ने बोला, हाँ मम्मी, मैं तुरंत आ रही हूँ, यहाँ पर मैंने राखी बांध ली है, कहकर सुधा जाने लगी। सुधा अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, लेकिन सुधा के मायके वालों ने उसका मान सम्मान नहीं किया। जाते वक्त माँ ने बस उसे 500 के शगुन का लिफाफा पकड़ा दिया और भाई ने भी बस 500 पकड़ा दिए। उनके हिसाब से तो बेटियां बस लेने के लिए पैदा हुई होती है।
उन्हें कितना दिया जाए? सुधा ने कहा, मैं जा रही हूँ मम्मी, मेरा इंतजार कर रही है। और सुधा चली गई। उसके भाई भाभी उसे बाहर तक छोड़ने भी नहीं आए। इतना घमंड था उन्हें। आज सुधा को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। शादी के पहले जो होता था वह तो उसने बर्दाश्त कर लिया था, पर अब वह शादीशुदा थी। उसे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा था कि अब उसकी शादी हो गई है तो शायद जब वह मायके जाएगी तो वहाँ का माहौल अलग होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। आज सुधा को बहुत ज्यादा अपमान महसूस हो रहा था, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। सुधा अपने ससुराल पहुंच चुकी थी, पर उसका चेहरा देखकर उसके ससुराल वालों को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है। उसके पति और सास ने सुधा से पूछा, कुछ बात हुई है क्या? सुधा ने बोला, नहीं, कुछ नहीं। और वह राखी बंधवाने के लिए अपने पति के साथ बैठ गई। सुधा की ननद ने सुधा और अपने भाई को राखी बांधी तो सुधा के पति ने तुरंत ही अपने जेब से 2,000 निकालकर ननद को दिए, जिसे सुधा देखती रह गई। ये तो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई घर की बेटियों के लिए इतना भी कर सकता है। तभी सुधा की सास एक जेवर का डब्बा लेकर आई और सुधा के हाथ में देकर बोली, इसे अपनी ननद को दे दो। सुधा ने खोलकर देखा, उसमें एक सोने की चेन थी। सुधा ने उसे अपनी ननद को दे दिया। सुधा की ननद बहुत खुश हो गई और बोली, वाह, राखी पर तो मौज हो जाती है। और सुधा के ससुराल में सब हंसने लगे। सुधा के ससुराल का माहौल सुधा के मायके से बिल्कुल अलग था। सुधा की ननद को काफी कुछ देखकर सुधा के ससुर ने विदा किया था और आज भी जब वह आती तो उसका बहुत सम्मान किया जाता था। सुधा को यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता था कि चलो कम से कम किसी घर के बेटी को तो सुखी है। पर आज सुधा के चेहरे पर किसी भी प्रकार की चमक नहीं थी। वह लाख चाह रही थी कि अपना दुख छुपा पाए, पर उसके चेहरे पर वह दुख झलक ही रहा था। सुधा किचन में पकोड़े तल रही थी। तब सुधा की सास पीछे से आई और बोली, बेटा बता दे तेरे दिल में क्या है? सुधा ने बोला, नहीं मम्मी जी, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। तो सुधा की सास ने कहा, हाँ, शादी के बाद पहली बार मायके गई थी ना, तो तुरंत वापस आना पड़ा, इसीलिए चेहरा उदास हो गया होगा। सुधा ने बोला, हाँ यही बात है। और उसने शुक्र मनाया कि चलो उसके मुंह से बातें तो नहीं निकली। तभी सुधा की ननद किचन में आ गई और बोली, भाभी आपको आपके भाई ने क्या दिया? मुझे भी दिखाइए ना। आपकी तो शादी के बाद की पहली रक्षाबंधन है, आपको तो बहुत कुछ मिला होगा, मुझे भी देखना है, जल्दी दिखाइए। सुधा की सास ने कहा, जा बहू, उसे भी दिखा दे कि तुझे क्या मिला है। यह तो नहीं मानने वाले। सुधा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे उसकी सास और ननंद भी आई, यह देखने के लिए कि राखी पर सुधा को क्या मिला है। सुधा का पति पहले से ही कमरे में था। सुधा की ननंद ने कहा, अरे भाभी, खड़ी क्यों हो? जल्दी दिखाओ ना, मुझसे तो रुका भी नहीं जा रहा। सुधा फिर भी चुपचाप खड़ी थी। तो सुधा के पति ने कहा, अरे यह जो बोल रही है वह दिखा दो ना, यहाँ चुपचाप खड़ी क्यों हो? ऊपर से तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। अब सुधा से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने पर्स से 500 का नोट निकालकर दिखा दिया, यही मिला है मुझे मायके से राखी पर। और फिर जोर जोर से रोने लगी। सुधा के ससुराल वाले घबरा गए कि सुधा इस तरह से रो क्यों रही है। उन्हें लगा कि शायद सुधा को 500 मिलने की वजह से बुरा लगा है। तो सुधा की सास ने समझाया, अरे बेटी, क्या हुआ? हो सकता है इस वक्त तेरे भाई का बजट ना हो, इसीलिए उसने 500 दिए हों। इसमें रोने वाली क्या बात है? हमने तो ऐसे मजाक में देखने की बात कही थी, तूने तो दिल पर ही ले लिया। कोई बात नहीं, अगली राखी पर देगा, भाई तो अपनी बहनों को देते ही हैं। सुधा ने बोला, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मायके से मुझे कभी कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे मायके वाले आप लोगों के जैसे नहीं हैं, वह बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं। यह अपने मायके के बारे में कैसे बातें कर रही हो सुधा? सुधा ने बोला, मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और सुधा ने बचपन से लेकर आज तक की सारी बात अपने ससुराल वालों को बता दी और कहा, मैं इसीलिए ये सब बातें नहीं कहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अपने मायके की बुराई करके मैं ससुराल की भी नहीं रहूंगी और मुझे यहाँ से भी प्यार सम्मान मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए आज मैंने सारी सच्चाई बता दी। साथ ही सुधा ने यह बात भी बताई कि उसकी माँ ने उसे कैसे ताना मारा कि वह अपनी भाभी के जेवर देखकर जल रही है। सुधा की सास ने जब यह सुना तो उसकी माँ ने उसकी बहू को यह ताना मारा कि वह अपनी भाभी के जेवर देखकर जल रही है।
तो सुधा की सास ने तन बदन में आग लगी। सुधा की सास ने बोला, तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह ताना मारने की? तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? सुधा ने कहा, मैं क्या बोलती, वह लोग चार बातें और सुना देते। सुधा की सास ने कहा, यदि मुझे पता होता कि सर से पांव तक जेवर डालकर ही बहू पर प्यार जताया जाता है तो मैं भी तुझे तेरी भाभी से दोगुने जेवर पहनाए होते, पर मुझे तो लगा आजकल ये सब फैशन में नहीं है, इसीलिए तुझे एक सिंपल सी चेन और इयररिंग्स में जाने दिया। सुधा को उम्मीद नहीं थी कि उसके ससुराल वाले इस तरह से उसका साथ देंगे। वह अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। सुधा की ननंद ने कहा, भाभी आप रोइए मत, आपके मायके वालों को जवाब दिया जाएगा। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी उनकी बहू से ज्यादा भाग्यशाली है, उनकी बहू से ज्यादा बड़े घर में ब्याही गई है। अभी उन्हें पता ही क्या है कि हमारे घर में क्या है और क्या नहीं। उन्होंने तो बस उतना ही देखा है जितना उन्हें दिखाया गया है। तभी सुधा की सास बोली, हाँ बहू, तेरी ननंद सही बोल रही है। भगवान की दया से हमारे पास रुपयों पैसों की कमी नहीं है, पर हम कभी उसका दिखावा नहीं करते। सुधा के ससुर भी तब तक कमरे में आ चुके थे। उन्होंने कहा, हाँ बहू, भगवान की दया से हमारे पास बहुत कुछ है जो कि मैंने खुद कमाया है। इसके साथ ही साथ पुश्तैनी जमीन जायदाद भी मेरे पास बहुत है, लेकिन हमारा मानना है कि दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब तुम्हारे मायके वाले ही ऐसे निष्ठुर हो सकते हैं, हमारे घर की बहू को ऐसी बात बोल सकते हैं, तो उन्हें तो जवाब देना बनता है। और उन्होंने सुधा की सास से कहा, मेरी बहू के लिए एक से एक भारी जेवर बनाओ, या अगर पहले से हैं तो निकालो। ऐसे जेवर होने चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। सुधा की सास ने कहा, जी बिल्कुल। सुधा ने अपने ससुराल वालों से कहा, आप लोग क्या करने वाले हैं? तो सुधा की ननद ने कहा, नवंबर में आपकी शादी की पहली सालगिरह है और हम उसे अच्छे से मनाना चाहते हैं, लेकिन अब आपके मायके वालों का हाल देखकर उसे अच्छे से नहीं मनाएंगे, बल्कि उसे सही अंदाज में मनाएंगे। ऐसी पार्टी करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। दिखाना तो बस आपके मायके वालों को है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। आखिर आपके माँ को जवाब जो देना है। हमारी भाभी को रुलाया। शादी से पहले उन्होंने जो किया वह किया, पर अब उनकी हिम्मत नहीं हमारी भाभी को कुछ बोलने की। कहकर सुधा की ननंद एक जोरदार ठहाका लगाकर सास ससुर और ननंद कमरे से बाहर निकल गए। सुधा के पति ने कहा, इतना कुछ तुम्हारे दिल में था और तुमने आज तक मुझे भी नहीं बताया। सुधा ने कहा, मुझे डर लगता था कि कहीं मैं ससुराल में भी सबके लिए बोझ न बन जाऊं। मुझे अगर पता होता कि मेरे ससुराल में सब इतने अच्छे हैं तो मैं क्या नहीं बताती। सुधा के पति ने कहा, बहुत गलत किया तुम्हारी माँ ने आज तुम्हारे साथ। मैं बहुत गुस्सा आ रहा है यह सुनकर कि उन्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ऐसा बोलने की। खैर, इसमें मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था, तो वहीं पर उन्हें जवाब मिल जाता। लेकिन उन्हें जवाब तो जरूर मिलेगा। अगले दिन से सुधा की सास ने तैयारियां शुरू कर दी उसकी माँ को जवाब देने के लिए, और सुधा को लेकर बहुत बड़े ज्वेलर्स के पास गई और कहा, मुझे आज के लेटेस्ट फैशन के हर टाइप के जेवर चाहिए। इतने जेवर चाहिए कि मेरी बहू के कपड़े कम दिखे और जेवर ज़्यादा, पर सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट और फैंसी होने चाहिए। सुधा ने बोला, यह आप क्या कर रही मम्मी जी, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। तो सुधा की सास ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी दादी सास ने तुम्हारे लिए काफ़ी पुश्तैनी जेवर छोड़े हैं, पर वह इतने पुराने डिज़ाइन के हैं कि तुम्हें शायद पसंद ना आए, और वे काफ़ी भारी भी हैं। उनसे ही तुम्हारे नए जेवर बनवाऊंगी। अपने पैसों से भी बनवा सकती थी, लेकिन जब इतने पुश्तैनी जेवर पड़े हुए हैं जो कि मुझे पता है तुम इन्हें पहनने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारे फैशन के नहीं, तो उन्हें ही क्यों न ट्रेंडिंग बनवा दिया जाए, ताकि तुम पहन भी सको। और हम फालतू का पैसा उड़ाने में विश्वास नहीं रखते। यह तो तुम्हारी माँ को दिखाने के लिए हमें करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जो कुछ भी है तो हमारे बाद तुम्हारा ही तो है। बेटी को तो हमने काफ़ी कुछ देकर विदा किया है, और हमें बहुत अच्छे से पता है जब भी मायके आएगी तुम दोनों भी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। सुधा ने बोला, हाँ माँ, बिल्कुल, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सुधा की सास ने कहा, हमने शादी में भी तुम्हें काफ़ी जेवर चढ़ाए थे, लेकिन वे सब नॉर्मल ही थे, जैसा कि हर कोई चढ़ाता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया हमें दिखावा पसंद नहीं। लेकिन यदि पता होता कि तुम्हारे माँ बाप की सोच ऐसी है, तो शादी में ही तुम्हें ऐसे जेवर चढ़ाए होते कि उनकी आंखें चुंदिया जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी की सालगिरह में उनकी आंखें देकर
पलक झपकना भी भूल जाएगी। सुधा की सास ने ज्वेलर से कहा, सुधा के साथ साथ मेरे बेटे के लिए भी एक अच्छी भारी चेन, एक ब्रेसलेट और काफ़ी हैवी अंगूठियाँ बना देना। सालगिरह तो आखिर उसकी भी है। ज्वेलर ने बोला, बिल्कुल, आपको सब कुछ सही समय पर मिल जाएगा। सुधा के ससुर ने काफ़ी बड़ा रिसोर्ट सुधा की एनिवर्सरी के लिए बुक किया और देखते ही देखते एनिवर्सरी वाला दिन भी आ गया और सुधा के मायके वाले भी उस पार्टी में आने वाले थे। काफ़ी बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया था। आने वाले मेहमानों का कहना था, यह तो आपने शादी से भी ज़्यादा अच्छा किया है। लगता है बहुत अच्छी बहू मिली है आपको, जिसकी खुशी में आपने इतनी बड़ी पार्टी दी। तो सुधा के ससुर ने कहा, बिल्कुल, हम नसीब वाले हैं जो हमें सुधा जैसी बहू मिली, तो उसका हक बनता है ऐसी पार्टी के लिए। तभी सुधा के माँ बाप और भाई भाभी भी वहाँ आ गए। रिसोर्ट के अंदर घुसते ही उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसी पार्टी मैरिज एनिवर्सरी के लिए दे सकता है। इतना पैसा सिर्फ एक एनिवर्सरी के लिए फूंक दिया। सुधा की माँ तो अपनी आदत के अनुसार अपनी बहू को जेवरों से लाद कर लाई थी और उसकी माँ के हिसाब से उसकी बहू से ज़्यादा जेवर तो किसी के नहीं पहने होंगे। और सुधा ने तो बिल्कुल नहीं। उसकी माँ को अभी भी यही लग रहा था कि भले ही इतने बड़े रिसोर्ट में पार्टी करती हो, पर पहनने ओढ़ने में तो मेरी बहू से पीछे ही होगी। इसी गुमान में उसके मायके वाले अंदर गए और सुधा और उसके पति से मिलने स्टेज पर गए। सुधा और अपने दामाद को देखकर सुधा की माँ देखती रह गई और सुधा की भाभी तो मानो पागल ही हो गई। सुधा और उसके पति ने बहुत महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे थे। साथ ही उसके सास ससुर और ननद ने भी बहुत महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे थे। सुधा बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड की फैशनेबल ज्वेलरी से भरी हुई थी। सारे जेवर एक से बढ़कर एक थे और बिल्कुल लेटेस्ट थे। साथ ही यह देखकर भी पता चल रहा था कि काफ़ी महंगे होंगे। सुधा की भाभी के जेवर तो सुधा के जेवर से 10वां हिस्सा भी नहीं था। सुधा की माँ और भाभी तो सुधा को देखते रह गए। ऊपर से उनके दामाद ने भी काफ़ी मोटी चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट पहन रखे थे, जो कि सुधा का भाई देखता रह गया, क्योंकि उसने जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं पहना था। सुधा के मायके वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि सुधा की किस्मत पर, क्योंकि उसकी माँ के हिसाब से तो उसकी बहू ही सबसे ज़्यादा किस्मत वाली थी। तभी सुधा की सास वहाँ आ गई और बोली, क्या समधन जी, क्या हालचाल है? सुधा के ऊपर से बिना नजर हटाए सुधा की माँ और भाभी ने सुधा की सास का अभिवादन किया और कहा, सब ठीक है। सुधा की सास तो बस इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने बोला, अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप और आपकी बहू? मेरी बहू को नज़र लगाएंगी क्या? मेरी बहू के जेवरों को और मेरी बहू को? सुधा की माँ और भाभी को जोर का झटका लगा। सुधा की माँ ने कहा, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? तो सुधा की सास ने कहा, क्यों, आपने भी तो राखी पर ऐसी बात की थी। यह उसी का जवाब है। तो सुधा की माँ ने कहा, मैंने जो कुछ कहा था अपनी बेटी से कहा था। जो सुधा की सास बोली, जी नहीं, आपने जो कुछ भी कहा था मेरी बहू से कहा था और मेरी बहू से गलत बोलने वालों को मैं जवाब जरूर देती हूँ। सुधा की माँ और भाभी के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने जो गिफ्ट लाया था वह सुधा को पकड़ा दिया। शायद एक साड़ी का डिब्बा था, जो कि सुधा को पता था कि कोई रखी हुई पुरानी साड़ी पैक करके दे दी होगी, और सुधा ने उसे ले लिया और चुपचाप साइड में रख दिया। तभी सुधा के सास ससुर एक ज्वेलरी का डिब्बा सुधा को पकड़ाए उसके एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर और उसे खोलने को कहा। सुधा ने जब डब्बा खोला तो उसमें एक डायमंड का सेट था, जिसे देखते ही सबकी आंखें चमक उठी। सारे मेहमानों ने बोला, वाह, सुधा के तो बहुत मजे हैं। सुधा के सास ससुर इसे कितना मानते हैं। बहुत ही भाग्यशाली लड़की है। इससे अधिक भाग्यशाली लड़की तो होना मुश्किल है। और तभी सुधा की ननद स्टेज पर आ गई और बोली, बिल्कुल, मेरी भाभी तो बहुत भाग्यशाली लड़की है। इतना भाग्यवान होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सुधा की ननद ने जानबूझकर यह बात सुधा की माँ और भाभी को देखकर कहा था और वे चुपचाप सुधा की ननद और उसकी सास को देख रही थी। वे बोल भी क्या सकती थी। उसके बाद सुधा की सास ने एक डब्बा सुधा की ननद को भी पकड़ाया और कहा, तेरी शादी हुए तो कई साल हो गए और तू तो अब अपनी एनिवर्सरी मनाती नहीं है, लेकिन इस बार तू यहाँ है और अगले महीने तेरी एनिवर्सरी है, तो तेरे लिए भी यह गिफ्ट है। और सुधा की ननद ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें भी वही डायमंड का सेट था। सुधा की ननद ने जब डायमंड का सेट देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे वाह, मेरे लिए भी सेम टू सेम। तो सुधा की सास ने कहा, बिल्कुल, हम बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करते। जब बहू को दिया जाता है तो बेटी को भी देंगे।
बेटी को माँ बाप देते ही क्या है, बस यही थोड़े बहुत गिफ्ट, बाकी पुश्तैनी संपत्ति और जमीन जायदाद तो बेटों की ही होती है, तो बेटी को देने के लिए सोचना क्या। वैसे भी कहावत है कि बेटी को जितना दोगे उतनी बरकत होगी। जो लोग बेटियों को देने से भागते हैं और जैसा करते हैं आज नहीं तो कल इसका फल उन्हें भोगना ही पड़ता है। आखिर क्यों बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटियां नहीं होगी तो बहुएं कहाँ से आएगी। सुधा की सास ने यह बातें सुधा की माँ की ओर देखकर कहा तो सुधा बोली, मुझे तो गिफ्ट वगैरह से उतना मतलब नहीं, बस मायके में सम्मान चाहिए और जीवन भर मेरा मायका बना रहना चाहिए। तो सुधा ने कहा, बिल्कुल ननद जी, जीवन भर आपका मायका ऐसा ही बना रहेगा और आपके भाई भाभी हर कदम पर आपके साथ खड़े मिलेंगे। जिस तरह से बहू के रूप में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर ननद और ससुराल मिला, वैसे ही बेटी के रूप में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा मायका मिला, इतने अच्छे माँ बाप और भाई मिले। और अब भाभी भी, हर बेटी इतनी भाग्यशाली नहीं होती। कहकर सुधा ने अपनी ननद को गले से लगा लिया। अपनी माँ की ओर देखते हुए सुधा और उसके ससुराल वालों ने सुधा के मायके वालों को आज मखमल में लपेट लपेट कर ताना मारा था और उनके पास कोई जवाब नहीं था। इतना अंदाजा तो उन्हें लग ही चुका था कि सुधा के पास उनसे 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं। साथ ही साथ सुधा की सास ने यह भी एहसास दिला दिया कि सुधा का भाग्य उनकी बहू के भाग्य से कहीं ज़्यादा अच्छा है। सुधा के मायके वालों ने चुपचाप खाना खाया और वहां से जाने लगे। सुधा ने अपने पति को बताया था कि उसके भाई भाभी उसे बाहर तक छोड़ने नहीं आए थे, पर सुधा अपने मायके वालों को छोड़ने जा रही थी कि उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारों में उसे मना कर दिया। तो सुधा रुक गई क्योंकि ससुराल वालों ने ही सही समय पर उसका साथ दिया था। दोस्तों, क्या सुधा के साथ जो हुआ वैसा आपके साथ भी कभी हुआ है? अपना अनुभव हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक